हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स बैच। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर क्या सब प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं एंड फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। चलो फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने बोला तीन बातें बोली। हम एक बात बोले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हमने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी अकाउंटिंग के अंदर क्या सब प्रिंसिपल्स है, कितने सारे सिद्धांत है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको प्रिंसिपल बोला। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को ही फंडामेंटल एजम्पशंस भी बोला जाता है। कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल फंडामेंटल एजम्पशंस। सर ये एजम्पशंस क्या होता है? एजम्पशंस होता है आप कुछ मान के चलते हो। जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था ना, क्लास 9th में, कि कुछ अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग में भी हमें कुछ कुछ बातें मान के चलनी पड़ती है। ठीक है। तो इन सबको प्रिंसिपल हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, फंडामेंटल एजम्पशन हो गया, इन सबको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गैप, बोलेंगे गैप। अब क्या होता है बच्चों, ये जो प्रिंसिपल और फंडामेंटल एजम्पशन होते हैं, अगर वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया में उसको अकाउंटिंग में यूज किया जाता है, इसे हम गैप के नाम से जानने लगते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? गैप का फुल फॉर्म क्या होता है सर? गैप का फुल फॉर्म होता है जनरल एक्सेप्टेड, यानी सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जनरली सबने एक्सेप्ट कर, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी अगर किसी प्रिंसिपल को, किसी एजम्पशन को, किसी कॉन्सेप्ट को पूरे वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट उसको फॉलो करते हैं तो वही बन जाता है गैप। आगे चल के जब आप किसी कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आप सुनोगे ये इंडियन गैप है, ये यूएस गैप है। ये क्या होता है? इंडियन गैप का मतलब इंडिया में ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलते हैं। यूएस गैप का मतलब हुआ कि यूनाइटेड स्टेट में ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलते हैं। तो गैप होता है जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं, उसी को गैप बोला। ठीक है। अब ये गैप हमें क्या बताता है एक्चुअली? ये हमें गाइडेंस देता है कि तुम कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि हम लोग हर साल के अंत में जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म है, हम अपना क्या करते हैं? रिजल्ट का पता करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि हमारा कितना प्रॉफिट कमाए हैं, हमारा बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है, हमारे फिनेंशियल, उसको हम फिनेंशियल स्टेट। तो यही गैप हमें मदद करता है स्टेटमेंट तैयार करना। गैप हमें क्या देता है? हमें गाइडलाइंस देता है। गैप हमें क्या देता है? गाइडलाइंस देता है फॉर प्रिपेयरिंग द फिनांस, गाइडलाइन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार। क्लियर हो गया? यस सर। यहां तक क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल एजम्पशन को ही जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला है। अब इसी को पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट एजम्पशन है, सबको हम एक ही नाम देने वाले हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम क्या बोलने वाले हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसी के अंदर हम एजम्पशंस भी पढ़ेंगे, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। सब कुछ हम गैप जिसको बोलते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप जब देखो गैप क्या होता है, इसके अंत में क्या लगा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी सब कुछ, चाहे एजम्पशन हो, कॉन्सेप्ट हो, प्रिंसिपल हो, सबको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से हम जानेंगे। ठीक है। चलो, अब आप लोग फटाफट मेरे साथ हेडिंग डालो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले तो हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो मेरे साथ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द
set of rules, are the set of rules or general guidance, general guidance while recording the accounting transactions, while recording the accounting transaction। मैंने क्या बोला बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैंने दो बातें बोली। एक तो बोला कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं और जनरल गाइडेंस होते हैं, जिनके हेल्प से हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, जनरल गाइडेंस है, जिसकी मदद से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करी जाती है। अब हम लोग आगे लिखते हैं कि यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हेन बाय अकाउंट, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटेंट एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग, बाय अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उसी को बोला जाता है गैप, आर नोन एज गैप। गैप तो आपने पढ़ ही लिया, गैप क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गैप है, बशर्ते कि ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है तो उसको हम गैप नहीं बोलेंगे। जब सारा का सारा अकाउंटेंट जो है पूरे ग्लोबल में, या बोल सकते हो अगर इंडियन गैप की बात करें तो पूरे इंडिया में अगर एक्सेप्टेड है वो प्रिंसिपल, तो वो फिर इंडियन गैप हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट है तो वो ग्लोबल गैप हो जाएगा। गैप कुछ नहीं है, गैप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है तो आप जवाब दोगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जनरल गाइडेंस होते हैं, जहां जो हमें हेल्प करती है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने। जब यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरे ग्लोबल लेवल पे अकाउंटेंट फॉलो करती है तो वही क्या बन जाता है? गैप बन जाता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब कहीं कहीं पॉलिसी भी सुनोगे तो वही होता है पॉलिसी एंड प्रिंसिपल, गैप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको हम लोग दो भाग में बांट के, को कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? तो सर हम लोग इसको दो भाग में बांट के पढ़ने वाले। पहला तो हो जाएगा जिसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसी को हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 11th की बात करें, ठीक है, या क्लास 12 की बात करें। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बहुत बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या क्या होते हैं, उसका नाम बताओ। तो ठीक है, इसको आप हमेशा इंपॉर्टेंट, एक तो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अब सर दूसरा साइड आ जाओ, इसको बोला जाता है अकाउंटिंग कॉन्वेंशन। दूसरे को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दोनों के बीच में डिफरेंस को समझो। पहले तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब होता है बेसिक एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन विदिन विदिन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। एजम्पशन जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट होता है। कुछ एजम्पशन हमें लेके चलनी पड़ती है जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट होता है। अब जैसे कि कौन कौन से अकाउंटिंग एजम्पशन आपको देखने को मिलेगा, तो फटाफट लिखो। इसके अंदर अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? कि हमारा व्यापार हम हमेशा चलती ही रहेगी, बंद नहीं होगी, ये होता है गोइंग कंसर्न।
दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी रूल हम फॉलो करते हैं अगले साल भी वही रूल फॉलो करें। और तीसरा आ जाता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमने तीन बातें करी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर ये तीन सारे एजम्पशन आते हैं। एक तो गोइंग कंसर्न आता है, दूसरा कंसिस्टेंसी आता है, तीसरा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल भी लेना है। पहले आप यहां तक लिख लो। ठीक है, अब ये हमने बात करी एजम्पशन की। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि आपको कभी कुछ डेटा नहीं रहता है तो आप क्या करते, किसी को एक्स मान लेते हो, किसी को वाई मान लेते हो। उसी तरह से क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर भी हमें कुछ एजम्पशन करने पड़ते हैं। हम अब अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, हमारी जो बिजनेस है वो कभी रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं कि हम आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं कल जाके बिजनेस बंद कर देंगे। हम मान के चलते हैं हमारी बिजनेस लंबे समय तक चलने वाली है। दूसरा मानते हैं कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ये जो भी रूल्स हम फॉलो करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहना जरूरी है। और तीसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन तो समझ गए, अवधारणा आप कुछ एज्यूम कर लेते हो। कन्वेंशन का मतलब है प्रथा, आए। आपने वर्ड सुन रखा होगा प्रथाएं, ये पहले से चलती आ रही है, पुराने जमाने से चलती आ रही है। कोई ऐसा है कि जो हम पुराने जमाने से जो फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ कन्वेंशंस होता है। इसके बारे में फटाफट हम लोग लिख लेते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता क्या है। ठीक है, ये होता है आउटकम, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हम जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं या प्रिंसिपल यूज करते हैं उसका जो नतीजा निकल के आता है, और प्रिंसिपल being followed by the enterprises, being followed by the enterprise। ये क्या हुआ कि हम जो भी प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उसका जो आउटकम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो नतीजा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों से जो हम करने के बाद जो एक रिजल्ट निकल के आता है वही हमारा क्या हो जाता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है, एजम्पशन भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो ये सब जो है क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने तीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर ली, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट। अब उसके अब आगे जो होता है वो कन्वेंशंस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन वो भी हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसीलिए हम इसको नाम देंगे फोर। फोर में क्या होता है, चौथा होता है बिजनेस इंटिटी और अकाउंटिंग, बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी और एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी। क्या पांचवा क्या हो सकता है? तो पांचवा होता है मनी मेजरमेंट। क्या होता है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फटाफट अभी लिखते चलो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। छठा, छठा क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड। ये सब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, पीरियड। सेवेंथ, फुल डिस्क्लोजर, हमें फुल डिस्क्लोजर करने की जरूरत है, फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद आता है मेटेरियलिटी, रियली। नाइन्थ में क्या आएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा आज लंबा क्लास चलेगा आपका, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि इस चैप्टर को खत्म करें। तो पूरा थ्योरी है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे आपको आगे इवन कि आपका जब क्लास खत्म हो जाएगा 11 12 तो आगे भी ये आपको काम आने वाला है कि कौन कौन से अकाउंट, तो आप देखोगे इस प्रिंसिपल्स को जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग तो इसको यूज करोगे। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर बात करते हैं। टेंथ, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद आता है ड्यूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट हम बात कर ली।
हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात कर ली, मेटेरियलिटी की बात कर ली, एक मिस हो गया था इसको, प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रूडेंस या इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स। हमने अब बात करते हैं 12 हमारा हो जाएगा डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट बहुत कुछ लिखा दिया, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आप पहले मेरे साथ लिख लो, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस। अगर आपसे कोई पूछे कि कुल मिला के कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, तो आप बोलोगे कुल मिला के हमारे पास 12 अकाउंटिंग। ठीक है। अब 12 में 3 जो होते हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर आते हैं, और बाकी का जो 9 है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके हम सारे प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, वो करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग। हेडिंग डाल सकते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर, फंडामेंटल ये हमें मान के चलना पड़ता है हमारे बिजनेस के अंदर कि ये सारे एजम्पशन में लेने पड़ेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फंडामेंटल एजम्पशन। अब ये देखो, अगर क्लास आप सीए करते हो, सीएस करते हो, तो इसमें भी आपको ये एजम्पशन पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि अभी जो पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके एग्जाम के लिए है। आगे चल के मुझे अभी भी याद है कि आईपीसीसी में इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो अब सोचो कि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, बट वो जाके सीए के अंदर भी आपको काम आने वाली है। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ आपको पढ़ना होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा, बोरिंग अभी लगेगा, क्योंकि सर क्लास 11th में अभी आपने प्रैक्टिकल शुरू नहीं किया है, बट जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ही शुरू करने वाले हैं। बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स करके बताना कि आपको पढ़ाई में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हो। चलो, सबसे पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है बच्चों? तो पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न। क्या होता है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि हम ये हमेशा मान कर चलते हैं कि हमारा जो व्यापार है हमेशा चलेगी। इसको सबसे पहले तो हिंदी में लिख लो, जिससे कि आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगा कि गोइंग कंसर्न क्या हो। तो हम ये बोलेंगे गोइंग कंसर्न कि हम ये हमेशा मान कर चलते हैं, हम ये हमेशा मानकर चलते हैं, हमारा जो व्यापार है, चलते हैं, हमारी जो व्यापार है, बिजनेस, हमारी बिजनेस हमेशा के लिए चलती रहेगी। हमारी बिजनेस हमेशा चलती रहेगी। यानी हम ये मान के हमें कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाली है, हमने बिजनेस की शुरुआत की तो ये हमेशा चलती रहेगी। इसी को बोला जाता है गोइंग कंसर्न। ठीक है। इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल, हम क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस हमेशा होगा फॉरसीएबल फ्यूचर, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमेशा डिफरेंस होता है। आप जरा समझो कि हम ये हमेशा क्यों मान के चलते कि बिजनेस चलता रहेगा। अब जरा सोचो कि आप एक एसेट खरीदते हो। ठीक है, आप एक एसेट खरीदते हो, लैंड खरीदी, आपने एक बिल्डिंग खरीदी बिजनेस को चला। तो अगर आप ये नहीं मानो कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगी चलेगी, तो उस लैंड और बिल्डिंग को तो आपको तुरंत खर्चा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये मान नहीं रहे हो कि बिजनेस अगले साल चलेगी कि नहीं, तुरंत आप उसे खर्चा, तब तो आपका प्रॉफिट कभी दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको ये मान के चलना होगा कि आपने धंधे की शुरुआत करी तो ये धंधा हमेशा चलता रहेगा।
कि आप उस लैंड और बिल्डिंग को खर्चा नहीं मान के आप उसे क्या करते हो, एसेट के रूप में मानते हो। ठीक है, चलो तो इसके बारे में हम फटाफट लिख लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न concept of going concern concept, there are differences, there are differences between, there are differences between capital expenditure and revenue expenditure. There are differences between capital expenditure, capital expenditure and revenue expenditure. ये आप पढ़े हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका जो बेनिफिट मिलता है हमें, बेनिफिट जो मिलता है फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग पीरियड का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1 ईयर, इसका बेनिफिट हमें 1 साल से अधिक मिलता है। ठीक है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में ऐसा नहीं है, उसका जो बेनिफिट होता है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसका बेनिफिट जो होता है, बेनिफिट होता है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट यानी 1 साल के अंदर ही मिल गया, 1 साल के अंदर ही हमें मिल जाता है। ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये आप जानते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमने एक मशीन परचेज करी 10 लाख का, हमने एक मशीन परचेज किया 10 लाख, मशीन परचेज ऑफ ₹10 लाख। अगर हम ये मान के चलें कि आज ही हमारा धंधा बंद हो जाएगा, यानी इसी साल हम करेंगे उसके बाद हम धंधा नहीं करेंगे, तो बताओ ये मशीन तो हमारे लिए खर्चा हो जाएगा कि हम इसे एसेट के रूप में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम ये हमेशा मान के चलते हमारा धंधा लंबे समय तक चलेगा, तो ये जो मशीन है, अगर इस मान के चलो कि इस मशीन का जो यूजफुल लाइफ है, एक्सपेक्टेड यूजफुल, कितने साल तक ये मशीन चलने वाला है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर, ये मशीन मान के चलो 10 साल चलेगा। तो 10 लाख, ये जो 10 लाख है इसको हम एसेट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि खर्चा के रूप में। 10 लाख रिकॉर्डेड किया जाएगा एज एन एसेट, 10 लाख को हम क्या करेंगे, एसेट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो एसेट होगा हर साल हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे 10 लाख। अब आगे चल के एक डेप्रिसिएशन करके कॉन्सेप्ट, वैसे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। हर साल हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, इस 10 लाख को हर साल हम राइट ऑफ करेंगे इन नेक्स्ट 10 ईयर, इन नेक्स्ट 10 ईयर। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 लाख का एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा एवरी ईयर। मैंने क्या बोला सर, इतना क्या समझा रहे हो। गोइंग कंसर्न तो हमें समझ में आ गई कि गोइंग कंसर्न होता है कि हमारी व्यापार लंबे समय तक चलेगी। लेकिन बच्चों ये समझना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि देखो अगर हम ये मान के चलते कि हमारी व्यापार लंबी समय तक चलेगी तभी हम अकाउंट से करेंगे। जिसका कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमने मशीन खरीदी, हमने मशीन खरीदी, अगर ये तुम नहीं मान के चलते कि तुम्हारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा तो तुमको तुरंत खर्चा में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट अगर तुम ये मान के चलते हो कि हमारा व्यापार लंबे समय तक चलेगा, 10, इस मशीन का जो लाइफ है वो 10 साल है, इस मशीन को हम 10 साल यूज करेंगे, तो तुम क्या करोगे, मशीन को एसेट, पहले पहले तो जो भी खर्चा किया 10 लाख उसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर लिए, अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिए, उसको खर्चा नहीं माने। और उस 10 साल में चूंकि इस मशीन को खत्म करना है, मशीन उसके बाद स्क्रैप में चला जाएगा, तो उस 10 लाख में से हर साल जो है 1-1 लाख करके तुम उसको खर्चा के रूप में मान के चलते हो और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों गोइंग कंसर्न। होप क्लियर हो गया होगा कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। अब हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल आता है,
दूसरा प्रिंसिपल क्या है? तो दूसरा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझते होंगे, कंसिस्टेंट से बना हुआ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब लगातार। हम हमेशा जो भी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे ना, उसको लगातार अप्लाई करेंगे। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप फटाफट लिखो, जो भी अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस होगा, वंस अप्लाइड, आप एक बार अप्लाई कर लिए अपने बिजनेस में, वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड, शैल बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एक बार जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे उसको हर आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे? अगर ऐसा इसलिए करते हो जिससे कि आपका बेटर प्रेजेंटेशन हो, और बेटर अंडरस्टैंडिंग, पहली बात तो बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड makes it comparable, makes it comparable, comparable within previous year, within previous। अब ये आपने क्या बोला? अब जरा समझो कि अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस इस साल हम कुछ और फॉलो किए, अगले साल चेंज कर लिए, क्या होगा कि हम फिनेंशियल्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, हम कार को एक एस्टिमेट करते हैं कि कार का जो यूजफुल लाइफ होगा वो 10 साल होगा, ठीक है। अगले साल इस एस्टिमेट को हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम 10 साल से घटा के 5 साल कर देते हैं। तो कभी भी आप अपने फिनेंशियल्स को कंपेयर कर पाओगे क्या? अब जैसे कि देखो, आपने आगे चल के पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन निकालने का अलग अलग मेथड, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, दूसरा रिटेन ऑन वैल्यू मेथड होता है। अब इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किए, अगले साल आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लोगे, तो क्या कभी कंपेयर कर पाओगे? क्या आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी? अगर आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है, आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल रखना है, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास डिप्रिसिएशन जो चार्ज करने का होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें मैं दो मेथड की बात कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। टू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब देखो, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, एसएलएम बोलते हैं, एसएलएम मेथड। और दूसरा होता है रिटेन ऑन वैल्यू, रिटेन ऑन वैल्यू मेथड, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करने का दो दो मेथड होता है, तो अब अगर एक बार मेथड चूज कर लिया और उसको चेंज कर लिया अगले साल, तो फिर आप अपने फिनेंशियल्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर, हम कभी भी किसी प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को एक बार अडॉप्ट कर लिए तो क्या हम नहीं चेंज करेंगे? बिल्कुल भी चेंज करेंगे, बट दो वजह से चेंज कर सकते हैं। अगर लॉ ऐसा कुछ आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बोल रहा है कि हमें नया कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नया आया है जिसकी वजह से हमें प्रिंसिपल को चेंज करने की जरूरत है, तब चेंज करेंगे। और अगर हमें लगता है कि इस प्रिंसिपल को चेंज करने से हमारा फिनेंशियल्स का प्रेजेंटेशन बेटर होगा, तो चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि आगे भी आप देखोगे तो इसका आपको फायदा होगा। तो ये आप फटाफट लिख लो कि किस परिस्थिति में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस। जनरली मैंने क्या बोला कि चेंज नहीं होगा, लेकिन कब चेंज हो सकता है? जब आपको लॉ इजाजत दे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इजाजत दे चेंज करने का, तब अब दो परिस्थिति होता है। अकाउंटिंग, फटाफट मेरे साथ लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस मे बी चेंज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस जो होगा मे बी चेंज्ड इफ it is if it is required, if it is required
बाय, अगर ये रिक्वायर हो लॉ के द्वारा, लॉ या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और दूसरा, पर जरूरी हो बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने दो बातें करी। हमने बोला कि कब जनरली क्या होता है कि हमें अकाउंट प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंट रखना है 1 ईयर आफ्टर ईयर। क्यों? क्योंकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और कंपेरेबल हो। बट हमने बात बोला कि कब चेंज कर सकते हैं, दो परिस्थिति में, अगर हमें लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है चेंज करने के लिए तो चेंज कर लेंगे, और दूसरा बेटर प्रेजेंटेशन, फिनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरा प्रिंसिपल हमारा है, तीसरा क्या है? तो तीसरा प्रिंसिपल है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां पे क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, इसमें हम मान के चलते हैं हमेशा कि हम जो है हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो अक्रूड बेसिस पे करेंगे। ऐसा कि नहीं जे कि जब पैसा आता है तब रिकॉर्ड करना है, या पैसा जब आप पेमेंट करते हो तब रिकॉर्ड करना है। जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हम जो है अकाउंटिंग करने वाले हैं। इसमें फटाफट लिखो, यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स are recorded, business transactions are recorded on the basis of their occurrence, on the basis of their occurrence। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, जब अकरेंस का मतलब क्या होता है, जो जब वो घटित हो गया यानी जो ट्रांजेक्शन हो गया, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, एंड नॉट ऑन द basis of, on the basis of actual cash paid, the basis of actual cash paid और रिसीव। हम इस बेसिस पे कि कैश पैसा आएगा पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा उसका इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर हुआ हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात करता हूँ कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल इज अकर्ड, व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड, व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड। अगर हम रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब सेल हमारा कंप्लीट हो जाता है और सर्विस रेंडर्ड हो जाता है। सेल इज कंप्लीटेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड। मैंने क्या बोला, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हम तब करते हैं जब सेल कंप्लीट होता है या सर्विस क्या हो जाता है, रेंडर्ड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, कैश सेल्स, कैश सेल्स हो गया, कैश में तुरंत पैसा आ गया तब भी रिकॉर्ड कर लिए, उधारी भी अगर हम सेल कर रहे हैं तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जरा ये सोचो कि अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते तो फिर क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम उधारी बेचे जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं करते। उधारी बेचते हैं तब भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसी तरह से अगर हम बात कर ले एक्सपेंसेस की, ठीक है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड, expenses are recognized when it is occurred, expenses are recognized when it is occurred। एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब वो अकर हो जाता है, जब वो घटित हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दें, रेंट पे कर दिए तो हम उसको रिकॉर्ड कर लिए, बट अगर हमारा रेंट ड्यू है तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते। अभी तक मैं अगर समराइज कर दूं तो हमने क्या सब पढ़ा, हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हमने बात करी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर 12 प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और अकाउंटिंग कन्वेंशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में हमने 3 प्रिंसिपल की बात करी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल बेसिस।
अब ये जो अकाउंटिंग इन्वेंशन जो है, इसमें जो बाकी का बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो आज का क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, कैसा लगा आज का लेक्चर? हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे, आधा आज करा दिए, आधा कल करा देंगे। होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो बच्चों, एक बात आप मुझे बताना, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो क्लासेस मैं आपको देता हूँ वो रिकॉर्डेड क्लासेस देता हूँ, ठीक है, बट अगर आप लोग चाहते हो कि क्लासेस सर आप लाइव पढ़ाओ, तो ठीक है, आप लोगों को एक टाइम फ्रेम मैं फिक्स करके दूंगा, लाइक 8 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग में, क्योंकि मैं मॉर्निंग के बाद आफ्टर 12 o'clock मैं ऑफिस चला जाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस सर आप कराओ, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना, तो मैं अपना क्लासेस जो मॉर्निंग का क्लासेस जो जो मैं शाम में देता हूँ, वो मॉर्निंग में ही आपको लाइव पढ़ा दूंगा। ठीक है, बट ये मुझे तभी मैं लाइव पढ़ा पाऊंगा जब मेरे पास कम से कम 3-4 स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट हो, जो एटलीस्ट हमारे क्लासेस को लाइव में करे और वो हमसे क्वेश्चन पूछे। मेरे माइंड में ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊं, और लाइव में जैसे ही आपको कभी भी पढ़ते पढ़ते कोई डाउट होता है तो इमीडिएटली आप डाउट पूछ सकते हो। बट ये लाइव आपको मॉर्निंग में ही पॉसिबल है, क्योंकि मॉर्निंग के बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तो उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस करें, तो आप बताना। मॉर्निंग में जो टाइम रहेगी लाइव क्लासेस की, वो 8 बजे से 10 बजे के बीच में रहेगी, तो आप लोग के लिए सुटेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, आप लोग अपना विचार जरूर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।